जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं लेक्चर नंबर 66। आज के लेक्चर में हम कंक्लूड करने जा रहे हैं चैप्टर 11 को, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंसेप्ट्स। हमारे छोटे छोटे दो कंसेप्ट्स हैं, वो हम अगले 10 मिनट में इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद छुट्टी नहीं है। फिर इसके बाद हम वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज भी केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे, कल का दिन भी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, ख़ासतौर पर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से उनको डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद ईद की छुट्टियों के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, लेकिन होम असाइनमेंट में आपको वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में साथ साथ देता रहूँगा। असाइनमेंट करते रहिएगा। खुद से अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है। कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप खुद से उसके वॉल्यूम 2 की क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको पता है रिटर्न प्रैक्टिस कैसे की जाती है केस स्टडीज़ की? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी केस स्टडी की रिटर्न प्रैक्टिस कैसे की जाती है? पहले क्वेश्चन देखना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, फिर उसके बाद लिखना शुरू करना है। ऐसा करते हैं ना आप? कैसे करते हैं? हाँ जी, पहले खुद से क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है जैसा भी हो, ठीक है, चाहे समझ आए या ना आए। उसके बाद एंड पे सॉल्यूशन देखना है, फिर उसके बाद एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम के साथ कंपेयर करना है। चलिए, कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। कोई प्रोसीजर ऐसा जो समझ में ना आया हो? कोई नहीं? कोई समझ नहीं आया? सब समझ आ गया? कल जो पढ़ाया सब समझ आ गया? एनालिटिकल प्रोसीजर में वो ये कह रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस से इंटरेस्ट इनकम में परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू कंफर्म रीजनेबलनेस ऑफ इंटरेस्ट बाय फॉलोइंग फार्मूला, कि ये फार्मूला यूज़ करके चेक कीजिए कि क्या आपको जो इंटरेस्ट की फिगर है वो ठीक है, सही रीजनेबल अमाउंट है। और फार्मूला क्या होगा? ये सिंपल जो आप काउंटिंग में यूज़ करते हैं, जो भी प्रिंसिपल है टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग उसको मल्टीप्लाई करना है आपने इंटरेस्ट रेट के साथ और उसको मल्टीप्लाई करना है पीरियड के साथ। बज़ाहिर दिखने में ये आपको बहुत ही आसान सा फार्मूला लग रहा होगा, लेकिन इसी को जब उसने केस स्टडी में टेस्ट किया तो आपके लिए मुश्किल हो गई थी। याद है केस स्टडी जिसमें उसने कहा था कि हर क्वार्टर के बाद लोन रीपे हो रहा है। ये सिंपल उस सूरत में होता है जब पूरे साल में लोन की अमाउंट सेम रहे, लेकिन अगर लोन की अमाउंट हर 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे हो रही है और लोन की अमाउंट कम हो रही है, फिर क्या करते हैं हम? फिर हर इंस्टॉलमेंट के बाद नई कैलकुलेशन होगी। स्टार्ट में 10 मिलियन था, 3 महीने बाद 1 मिलियन पे किया, 9 हो गया, फिर 3 महीने के बाद 8 हो गया, फिर 7। तो ये आपको हर क्वार्टर की अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। याद है केस स्टडी रिस्क असेसमेंट के थे उसमें? फिर आप ये देखते थे कि अच्छा ये तो पूरा कैलकुलेट ही नहीं हुआ, लायबिलिटी कोई लगता है पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। नहीं याद केस स्टडी आपको? ये शायद होम असाइनमेंट में देने की होगी, ठीक है। तो लेकिन कंसेप्ट आपको अंदाज़ा हो गया कि किस तरीके से टेस्ट कर सकता है। वो इसको सिर्फ एक सिंगल आइटम के तौर पे टेस्ट नहीं करेगा, वो दरमियान में ट्विस्ट लेके आता है। तो क्या करेगा? हर 3 महीने 6 महीने के बाद कहेगा कि इंस्टॉलमेंट रीपे हो रही है, आपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना होगा। क्लियर मेरे भाई? ये रिकैलकुलेशन क्यों नहीं आ रहा है? ये रिकैलकुलेशन का नहीं बनता प्रोसेस भाई? ये रिकैलकुलेशन नहीं बनता, ये एनालिटिकल प्रोसेस बनता है। रिकैलकुलेशन इनवॉइसेस की होती है। रिकैलकुलेशन के आगे लिखो इनवॉइस। रिकैलकुलेशन किसकी होती है? इनवॉइस, सेल इनवॉइस की, परचेज इनवॉइस की। जो डिटेल रिकॉर्ड होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टोटल अमाउंट को आप चेक कर रहे होते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियर होने वाली टोटल अमाउंट को, वो एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। टोटल सैलरीज को वेरीफाई करेंगे, टोटल सेल्स को वेरीफाई करेंगे, टोटल इंटरेस्ट को, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। उनके टी अकाउंट में से सैंपल बेस पे कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ आइटम को सेलेक्ट करके चेक करेंगे, वो रिकैलकुलेशन है जी। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है इसमें? चलिए, ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी बुक्स ये क्या कंसेप्ट है? ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक का कंसेप्ट ये है कि पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट ने हर कंपनी की ये जिम्मेदारी लगाई है कि कुछ बुक्स मेंटेन करनी है, कुछ रजिस्टर मेंटेन करने हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि आपने एज ऑडिटर ये इंश्योर करना है कि क्या कंपनी ने ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया हो और अपडेटेड हो। ऑडिटर शुड कंफर्म दैट द रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी में जो लॉ ने, कंपनी लॉ ने रिक्वायर किया है, आर मेंटेन्ड बाय क्लाइंट कंपनी एंड आर अप टू डेट। जैसे कौन कौन सा रिकॉर्ड?
मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपीज, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ चार्जेस ऑन कंपनीज एसेट्स, कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्टर एंड देयर रेम्युनरेशन पैकेज वगैरह। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि रिकॉर्ड जो कंपनी लॉ रिक्वायर करता है हर कंपनी ने मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें से अगर कोई वैसे अगर मिसिंग हो तो आपको याद होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो तो हम अपनी रिपोर्ट में अलग से भी बताते हैं, सेक्शन याद है, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये समझ लीजिए उससे रिलेटेड कंसेप्ट है। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये उसने आज तक पूछा भी नहीं हुआ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 19 अदर कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। कहता है छोटे छोटे मजीद कंसेप्ट है। क्या? 3 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट, इफ देयर आर डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। देखिए हमने ये स्टडी किया हुआ है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें एविडेंस ऑब्टेन होता है, सिर्फ एक सोर्स से एविडेंस नहीं ऑब्टेन होता, कभी इंटरनल कभी एक्सटर्नल। ठीक है कभी ऑडिटर खुद ऑब्टेन करता है, क्लाइंट में भी कभी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री होता है, कभी वर्बल होता है, डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो हर सोर्स की रिलायबिलिटी दूसरे से डिफरेंट है। ये रिलायबिलिटी के कंसेप्ट में हमने सीख लिया था कि एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल देन इंटरनल, रिटन एविडेंस मोर रिलायबल देन, और वगैरह वगैरह। वो था कंसेप्ट। अगर हमें पता चले कोई एविडेंस कम रिलायबल है या रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट हो तो क्या हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? अच्छा, इसमें कम रिलायबल हो वो तो आपको पता चल गया, जैसे ओरल एविडेंस लेस रिलायबल देन रिटन एविडेंस डॉक्यूमेंट। डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी की एग्जांपल है जब हमें एक ही एविडेंस दो डिफरेंट सोर्सेज से मिले और दोनों में फर्क हो। जैसे क्लाइंट के सीईओ से हमें लीगल केसेस की लिस्ट मिले, वो डिफरेंट है, जो क्लाइंट के लॉयर ने हमें लिस्ट दी वो डिफरेंट है। यह है इनकंसिस्टेंसी। बैलेंस शीट में जो रीवैल्यूएशन सरप्लस की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की गई है वो कुछ और है, और जो एक्सपर्ट ने रीवैल्यूएशन की अमाउंट दी थी वो कुछ और है। या सीफैप में एक केस स्टडी में उसने कहा कि क्लाइंट ने पहले रीवैल्यूएशन करवाई एक एक्सपर्ट से, उसने वैल्यू कम दी 50 मिलियन, फिर उसके बाद एक दूसरे एक्सपर्ट से रीवैल्यूएशन करवाई सेम प्रॉपर्टी की सेम डेट के ऊपर, उसकी वैल्यूएशन थी 60 मिलियन, 10 मिलियन का फ़र्क था। बताइए क्या करेंगे? तो गैस कीजिए, हमें पहले वाली को ट्रू मानना चाहिए, दूसरे वाली को, या क्या प्रोसीजर? क्योंकि इनकंसिस्टेंसी आ गई ना, जब एक ही चीज़ के बारे में हमें दो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिले और वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, एक सोर्स कुछ और कह रहा है दूसरा सोर्स कुछ और कह रहा है, तो याद रखिए उस सूरत में हम ये नहीं देखते कि कौन सा सोर्स लेस रिलायबल है कौन सा मोर। उसमें इनकंसिस्टेंसी आ गई ना, हमने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। हम ये उस वक्त ये नहीं कहते कि मोर जो रिलायबल है सिर्फ उसी के ऊपर एतबार करें, नहीं। जब इनकंसिस्टेंट आ गए, अगर तो सिर्फ एक ही एविडेंस है वो और वो रिटन है, उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दो एविडेंस है, एक रिटन है एक वर्बल है, रिटन वाला कुछ और कह रहा है वर्बल वाला कुछ और कह रहा है, अब आप एज ऑडिटर ये नहीं कह सकते कि रिटन मोर रिलायबल है इसी के ऊपर एतबार करेंगे, नहीं। आप कहेंगे रिटन मोर रिलायबल जरूर है, लेकिन जो वर्बल लेस रिलायबल है चूंकि वो इनकंसिस्टेंट है, इसको भी इग्नोर नहीं करना। इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन चाहे छोटी सी क्यों ना हो उसे इग्नोर नहीं करना। जैसे अगर आप एज ऑडिटर बैठे काम करें, चुपके से क्लाइंट का कोई एम्प्लॉई आके आपको कहता है सर वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो रहा है, आप उसे क्या कहेंगे? नहीं मुझे ये लिख के दो। वो कभी भी लिख कर नहीं देगा, कहेगा सर मैं पकड़ा जाऊंगा, आप तो निकल जाएंगे, बाद में मेरी कंपनी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मुमूमी तौर पे इस तरह की टिप्स हमें ज़बानी कलामी मिलती है। तो क्या इनको इग्नोर करना चाहिए कि ये ज़बानी कलामी है लेस रिलायबल है इसको छोड़ दो? नहीं। कोड ऑफ स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसमें हमने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, यही वो हमें सिखा रहा है कि इफ देयर आर डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, और एग्जांपल क्या दे रहा है? खास तौर पे इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एविडेंस और एविडेंस इज नॉट फ्रॉम रिलायबल सोर्स। ये खास तौर पे इनकंसिस्टेंसी को अंडरलाइन करें। इस कंसेप्ट को जब वो टेस्ट करता है तो इनकंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट करता है। इनकंसिस्टेंसी समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूँ?
कि डिफरेंट सोर्सेस एविडेंस मिला, एक सोर्स का एविडेंस कुछ और बोल रहा है, दूसरे सोर्स का एविडेंस कुछ और है। तो इस सूरत में क्या करना है, ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू रिजॉल्व द मैटर, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, और आल्सो कंसीडर इफेक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। अदर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, रिस्क, प्रोसीजर तो वैसे ऊपर हो गया, प्रोसीजर को लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रोसीजर उसने ऊपर बता दिया। रिस्क और विड्रॉल, यानी अगर एक्सट्रीम केस में हमें लगे कि इंटेग्रिटी पे भी डाउट क्रिएट हो रहा है, हमें गलत बातें बताई जा रही हैं, रिस्क ऑफ फ्रॉड ज़्यादा है, तो आपका रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, विड्रॉल भी कर सकते। ये कंसेप्ट देखे समझ आया कि एविडेंस ऑब्टेन करते हुए, अच्छा ये कंसेप्ट इस चैप्टर में क्यों है भला, क्योंकि आप डिफरेंट सोर्सेज से जब प्रोसीजर परफॉर्म करते हो एविडेंस ऑब्टेन करेंगे तो मे भी कोई एक सोर्स आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा हो, दूसरे सोर्स में कुछ और इंफॉर्मेशन हो, ऐसी सिचुएशन में आपका ये कंसेप्ट एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, लीगल केसेस का फर्क आ सकता है, वैल्यूएशन रिपोर्ट का फर्क आ सकता है। नेक्स्ट, इफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी इज यूज्ड बाय ऑडिटर, क्या ऑडिटर एंटिटी की प्रोड्यूस की हुई इंफॉर्मेशन को यूज करता है? वो कहता है अगर यूज करे तो ऑडिटर वैल्यूएट करेगा वेदर इट्स रिलायबल बाय चेकिंग इट्स एक्यूरेसी एंड कंप्लीट, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को अंडरलाइन करें। क्या इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ डेटर्स, डेटर्स के एरिया में लिस्ट ऑफ डेटर्स यूज करते हैं, कोई और एरिया बताइए। इन्वेंट्री में लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, क्लाइंट ने हमें जो लिस्ट दी उसको एज इट इज ट्रू मान ले कि उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को इंश्योर किया जाता है, किया जाता है, रिकंसिलिएशन बनाते हैं। इस तरह बैंक के एरिया में जो उसने हमें लिस्ट ऑफ बैंक दी, उनके बैलेंसेस दिए, क्या एज इट इज ट्रू मान लेते हैं हम, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक करते हैं। कैसे करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के, या क्लाइंट ने बनाई हुई है तो उसको रीचेक करके। तो हम क्लाइंट के सिंपल रूल ये है, क्लाइंट आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे आपने आंखें बंद करके उसके ऊपर एतबार नहीं करना, ट्रू नहीं मानना, आपने उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक करना है। बताइए ये लॉजिकल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, एग्री करते हैं ऐसे ही होना चाहिए कि हर इंफॉर्मेशन को ट्रू मान ले चेक किए बगैर, चेक करना है। क्लाइंट आपको कहे सर ये रिलेटेड पार्टी की लिस्ट है, तो हम कहेंगे ठीक है भाईजान, हमने क्या आइडेंटिफाई करनी है, आप हमसे बेहतर 24 घंटे, क्लाइंट पूरा साल काम करते हैं आप, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है सही होगी सर, ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, हाँ क्लाइंट पैसे दे ऑडिटर को और ऑडिटर उस वक्त आप ये कहते हैं सर आपने गिन लिया तो पूरे ही होंगे, क्या गिनते हैं उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक करते हैं पैसों की, क्या नहीं नहीं कर सकते, करते हैं ना। तो जिस तरह आपको कोई पेमेंट कर रहा हो तो आप उसकी पेमेंट की एक्यूरेसी कंप्लीटनेस नोट गिन के चेक करते हैं, ईद मुबारक तो नहीं है और नोट पूरे हैं। उसी तरह इंफॉर्मेशन भी आपके लिए उतनी ही कीमती है जितने नोट्स। तो क्लाइंट को इंफॉर्मेशन भी दे, उसकी भी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक करना है। अब कैसे चेक करना है ये डिपेंड करता है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो हम हर एरिया में पढ़ते आए हैं, ये जनरल रूल सिखा रहा है। और लास्ट, इफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज्ड बाय ऑडिटर। पहले तो मुझे ये बताइए ये कंसेप्ट किस चीज से रिलेट कर रहा है, क्या मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकती है किसी भी एरिया में, कि इसका कोई असूल है? नहीं, असूल है कि वो कोई रेलिवेंट हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल हो, उस एरिया में यूज करते हैं एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट किसे कहते हैं? ऐसे पर्सन को जो अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा कोई स्किल, स्पेशल स्किल रखता हो, जैसे लॉयर्स है, जैसे आईटी एक्सपर्ट है, जैसे रीवैल्यूअर्स है, तो उनका रेलिवेंट एरिया होगा तो उसमें यूज करेंगे ना। अच्छा ये कंसेप्ट उसने इस चैप्टर में क्यों इंक्लूड किया ये बताएं। इफ वर्क जी, क्या इस चैप्टर में कुछ एरियाज में आप ये पढ़ चुके हैं कि एक्सपर्ट को भी यूज कर सकते हैं? जरा बताइए कौन कौन से। जब प्रॉपर्टी रीवैल्यूड में शाबाश, और लिटिगेशन हो शाबाश, टैक्स डिस्प्यूट हो, वारंट, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री में करते हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री फिर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए ये ठीक, इसी वजह से उसने हमें बताया है
कि जब कभी आप एक्सपर्ट को यूज करेंगे, याद रखें हमारी दो जिम्मेदारियां होती हैं। जब कभी एक एक्सपर्ट का वर्क मैनेजमेंट ने यूज किया होता है, हमारी दो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपर्ट को चेक करना है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके काम को चेक करना है। दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? दोनों को। या आपके ख्याल में सिर्फ एक्सपर्ट को चेक कर लेना काफी है, या सिर्फ उसके काम को चेक कर लेना काफी है? दोनों को चेक करना। ठीक है जी। अच्छा, एक्सपर्ट को चेक करने के लिए उसने प्रोसीजर यहां पे वो भी बताए हुए हैं, उसके काम को चेक करने के लिए प्रोसीजर ये भी बताए। आप देखिए क्या कह रहा है, अगर ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को यूज करता है या इवन किसी भी एक्सपर्ट को यूज करता है, ऑडिटर यानी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को यूज करे या अपना अपॉइंट करे। एक होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक होता है ऑडिटर एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है? जिसको मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया। ऑडिटर एक्सपर्ट कौन सा होगा? जिसको ऑडिटर ने अपॉइंट किया। तो ऑडिटर चाहे तो अपना अलग का एक्सपर्ट अपॉइंट कर ले, चाहे तो अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मैनेजमेंट का एम्प्लॉई है, ऑडिटर कहता है नहीं इसकी रिपोर्ट नहीं मानूंगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑडिटर एक्सपर्ट लेके आऊंगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने मार्केट से किसी एक्सपर्ट को उठा के उससे काम करवाया है, जो कॉम्पिटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंस का कोई ताल्लुक नहीं मैनेजमेंट से, तो ऑडिटर कहता है ठीक है, मैंने भी मार्केट से उठाया था, इंडिपेंडेंट था, होना चाहिए था वो भी, ये इंडिपेंडेंट है तो उसी के वो को यूज कर लेता हूँ। तो याद रखें, समटाइम ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का वर्क ही यूज कर लेता है, समटाइम ऑडिटर अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करता है। वो कह रहा है इस चैप्टर के अंदर उसने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्ड यूज किया है, लेकिन जब एक्सपर्ट वाला चैप्टर आएगा ना कलबन 18 है, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि ये रिक्वायरमेंट ऑडिटर एक्सपर्ट पे भी इक्वली एप्लीकेबल है। क्या करना है? सबसे पहले इवैल्यूएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को देखो कॉम्पिटेंट, कैपेबल, ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। और 3 में क्या कह रहा है? इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रेलिवेंट असर्शन, कि देखो कि उसका काम भी ठीक है कि नहीं। इसमें एक्सपर्ट की वैल्यूएशन हो रही है, इसमें काम क्यों? ये स्टेप ऑडिटर के लिए है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट, उसके काम को चेक करे किस तरह काम करता है, ताकि ये इसलिए ताकि थर्ड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो सके। क्योंकि एक्सपर्ट की फील्ड काउंटिंग और ऑडिट से हटके होती है ना, तो हम अगर किसी ऐसी फील्ड में चेक करना चाहते हैं काम ठीक हुआ कि नहीं, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी पहले, फिर ही चेक करेंगे ना। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग। असल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो केस स्टडी में पूछेगा वो इन दोनों में से। और आपका सबसे बड़ा टास्क ये होगा देखना कि केस स्टडी के अंदर सिर्फ हमने एक्सपर्ट की वैल्यूएशन के पॉइंट्स लिखने हैं, उसके वर्क की वैल्यूएशन के पॉइंट्स लिखने हैं, या दोनों के लिखने हैं। कभी एक के होंगे, कभी दोनों के होंगे, ये आपको क्वेश्चन खुद बताएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस कैसे होगी, इसके पॉइंट्स जनरल है। उसके काम की वैल्यूएशन कैसे होगी, इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं। ये शायद मैंने पहले बात बताई होगी। ठीक है, जो जनरल पॉइंट्स है ना, वो बल्कि ये पूरा जो एक्सपर्ट का चैप्टर है, टॉपिक है, ये हमने चैप्टर 18 में पढ़ना है बाद में। अभी यहाँ पे सिर्फ बेसिक लेवल के 3-4 प्रोसीजर आपने बताने होंगे कि हमने जैसे एक्सपर्ट की रिवैल्यूएशन रिपोर्ट है तो हमने देखना है रिवैल्यूएशन अप टू डेट हो, सारी क्लास की हो, उसमें अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर हो, डिस्क्लोजर सही दिए गए हों, एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट हो, कोई जनरल पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, कोई से भी डिटेल चैप्टर 18 में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बताया था अगर हमें प्रोसीजर पूछे 3-4 प्रोसीजर भी आप बता दें वो इनफ होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अल्टीमेटली मार्क्स के ऊपर। रिस्क और प्रोसीजर वाला क्वेश्चन जब पूछे तो मैंने आपको 3 प्रोसीजर बोला हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ प्रोसीजर वाला, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला क्वेश्चन पूछे ना, तो फिर मार्क्स के लिहाज से ज्यादा प्रोसीजर लिखने होते हैं। क्लियर जी? ये कंसेप्ट समझ आ गया एक्सपर्ट वाला। चले, ये छोटे छोटे कंसेप्ट से, इसके साथ हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। इसमें एक छोटी सी टिप आपको बताई गई, आपने घर जाके पढ़ लेनी है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन एग्जाम। सब्सटेंटिव प्रोसीजर असल में अकेला भी चैप्टर क्वेश्चन बन सकता है
और दूसरे टॉपिक के साथ मिला के भी वो क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो किन किन टॉपिक के साथ अमूमी तौर पे क्वेश्चन को मिला के बनाता है, और ये ख़ास तौर पे मेजर मिस्टेक से ज़रूर पढ़ लेनी है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस की तरफ। जो कुछ आपने पिछले तकरीबन एक हफ्ते में सीखा है उसकी एप्लीकेशन की बारी आ गई। तैयार है जी? ये हमारा मेरा, इससे पहले एक दो क्वेश्चन ही हमने केस स्टडी वाले किए होंगे, वरना ज़्यादा क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में से केस स्टडी वाले नहीं किए, ऐसा ही है ना? अब सारे क्वेश्चन ही केस स्टडी वाले करने हैं। कल एक पेज सेंड किया है ग्रुप में मैंने, वो किस चीज़ के लिए है? वो आपके कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो एग्जाम में पूछता है लेकिन बुक में उनका क्लियर आंसर नहीं है। ये वो चीज़ें, यानी वो यूँ समझ लीजिए कि वो प्रोसीजर भी आपने याद पढ़ने हैं 3-4 दफ़ा, जैसे बाकी एरियाज के पढ़ने हैं ना, वो भी पढ़ने हैं। और ये आपको निस्बतन इजी लगेंगे क्योंकि ये फोकस प्रोसीजर बताएंगे जैसे एग्जाम में वो पूछता है, लंबी चौड़ी बात नहीं की गई। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पढ़ के लग रहा है केस स्टडी वाला क्वेश्चन है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट से कैसे एवेल्युएट करना है कि कौन सा चैप्टर है और क्या लिखना है, ये अहम है। रिक्वायरमेंट के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में क्या कह रहा है? स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर, इसको अंडरलाइन कीजिए। जैसे ही ऑडिट प्रोसीजर बोल दिया उसने, फौरन आपको पता चल जाए ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताने हैं। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर कि इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। ऑडिट प्रोसीजर अंडरलाइन हो गया। फिर which may be performed in respect of each of audit issues identified by your team. each of audit issues को अंडरलाइन करें। यानी बाज़ औक़ात एक ही इशू होगा, बाज़ औक़ात एक से ज्यादा इश्यूज होंगे। प्लूरल फॉर्म यूज किए ना उसने, 2 तो उसने खुद से बता दिए, फर्स्ट वाला अलग सेकंड वाला अलग। लेकिन फर्स्ट वाले में भी पॉसिबल है, में भी कंफर्म नहीं है, पॉसिबल है उसमें एक की बजाय 2 इश्यूज हो, या सेकंड वाले में भी पॉसिबल है एक की बजाय 2 इश्यूज हो। तो इश्यूज पहले हमने आइडेंटिफाई करने हैं क्या है, और फिर उसके बाद उन इश्यूज के प्रोसीजर्स बताने हैं। इसमें याद रखिए, आपको लग रहा होगा शायद प्रोसीजर बताना ज़्यादा क्रिटिकल है। प्रोसीजर नहीं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है आप बिल्कुल अब खाली जहन के साथ तैयारी किए बगैर भी चले जाए ना, किसी भी एरिया के 2-3 प्रोसीजर आप आसानी से अभी इस वक्त भी आप लिख सकते हैं। असल स्किल ये नहीं है। असल स्किल क्या है? केस स्टडी को पढ़ इश्यूज आइडेंटिफाई करना, इश्यूज आइडेंटिफाई करना। ये काम ज्यादा है ऑडिट प्रोसीजर, लेकिन ये डिसीजन कम अहम है। ये काम छोटा है इश्यूज आइडेंटिफाई करना, लेकिन ये मोर रेलिवेंट है। इमेजिन कीजिए अगर आपने एक गलत इशू आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर जितने भी प्रोसीजर आप लिखे 10 मिनट लगा के, सारे जीरो हो गए। तो ज्यादा अहम प्रोसीजर लिखना नहीं है, हालांकि दोनों अहम है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों अहम है, लेकिन ज्यादा अहम क्या है? इश्यूज करेक्टली आइडेंटिफाई करना, ये ज़हन में रखिएगा। तो हमने इश्यूज आइडेंटिफाई करने, उसके बाद प्रोसीजर। तो मैं इश्यूज आइडेंटिफाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा। प्रोसीजर आपके 3-4 भी बता दिए तो मैं कहूँगा ठीक है, बाकी रीड कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, फिर क्या कह रहा है? आल्सो ब्रीफली डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ दीज इश्यूज ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर 4 का क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है जो कि ICAP को क्लियर करना चाहिए। दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज, इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बॉडी क्लियर करती है, अमूमन ICAP नहीं करता। वो ये कि मुझे इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट किस सिचुएशन में बताना है। अगर वो इशू रिजॉल्व हो जाए उस वक्त का बताना है, या इशू रिजॉल्व ना हो उस वक्त का बताना है। हाँ, तो यहाँ पे सेफर अजम्पशन ये है कि आप इफ करके दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर दें, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया।
लेकिन इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो बेहतर है इफ करके दोनों ऑप्शन डिस्कस कर देंगे, सेफर अजम्पशन है। किसी वजह से अगर आपने एक चीज को डिस्कस करना हो तो याद रखें नेगेटिव को प्रेफर कीजिएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है इफ करके दोनों डिस्कस करें। तो जब आप सॉल्यूशन देखेंगे ना, एक प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बता दी हुई है, एक आज बताता हूं अभी। जब आप हमारा सॉल्यूशन देखेंगे, इसमें कुछ एरियाज में प्रोसीजर सिर्फ कीवर्ड्स लिखे गए हैं, यानी छोटा 3-4 अल्फाज में प्रोसीजर, कंफर्मेशन लेटर सेंड करो बस, अपॉइंट करो एक्सपर्ट को बस, मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक करो बस। वो सिर्फ आपको हिंट देने के लिए कि प्रोसीजर क्या होगा। आपने एग्जाम में जब कभी प्रोसीजर लिखना है कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि वो चीज़ें चूंकि वॉल्यूम 1 में इंक्लूड हो गई हुई है ना, तो वैसे तो असूली तौर पे हक यही बनता था कि पूरे का पूरा प्रोसीजर वॉल्यूम 2 में लिखा जाता, लेकिन फिर मैंने सोचा प्रोसीजर इतने ज़्यादा पूरे के पूरे लिखे ना, तो चूंकि वॉल्यूम 1 में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तो वो सारे दोबारा वॉल्यूम 2 में एक तो रिपीट हो रहे होंगे, वॉल्यूम 2 की लेंथ बढ़ जाएगी, तो मैंने फिर उसको छोटा ही रखा। लेकिन याद रखें प्रोसीजर वही होंगे, आपने एग्जाम में जब उनको लिखना है तो कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होगा आप कहेंगे सर ये देखे उसने इम्प्लीकेशन रिपोर्ट पूछी है, आपने सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही बताया है, हालांकि इफ करके दोनों के बारे में बताना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए प्रेफरेबल यही है दोनों ऑप्शन डिस्कस करें। मैंने शायद मार्क्स को जहन में रखते हुए कोई एक ऑप्शन डिस्कस की होगी, लेकिन बेहतर अगर आपके पास टाइम हो दोनों, बल्कि उससे भी बेहतर तो यह है कि आई कैप स्पेसिफाई कर दे, कभी कभी कर भी देता होता है लेकिन अक्सर नहीं करता। सबसे बेहतर तो आई कैप स्पेसिफाई कर दे कि भाई मुझे हमें एक में बताना है या दोनों में, और अगर दोनों में बताना है तो मार्क्स थोड़े ज़्यादा कर दे, लेकिन नहीं तो सेफर अजम्पशन क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट दोनों ऑप्शन में बताएंगे कि अगर इशू रिजॉल्व हो जाए तो क्या होगा, इशू रिजॉल्व नहीं होता तो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। अच्छा एक और चीज़ बताइए, यहां पे इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट को अंडरलाइन किया है, फिर कह रहा है ड्राफ्ट एंड ओपिनियन पैराग्राफ, इसको भी अंडरलाइन कर ले पार्ट बी में। ड्राफ्ट एंड ओपिनियन पैराग्राफ, इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट में और ड्राफ्ट एंड ओपिनियन पैराग्राफ में क्या फर्क है। इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट का मतलब है आपने सिर्फ इतना बताना है क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, उसको लिखना नहीं है कि ये अल्फाज होंगे क्वालिफाइड ओपिनियन में, इतना बताना है कि ऑर्डर मैटर आएगा, उसके अल्फाज नहीं लिखने के ये प्रेजेंटेशन होगी, इतना बताना है एमसीक्यू मैटर आएगा, उसको पूरा ड्राफ्ट या उसमें क्या इंफॉर्मेशन आएगी ये बता दें, पूरा ड्राफ्ट नहीं करना। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एज इट इज स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग के साथ लिख के देना, लिख के देना, ठीक है, ठीक है। यानी यूं कह लीजिए, ये इधर इधर इस अंडरलाइन कर लिया, इसके साथ लिखे हाथी, हेलिफा हाथी, हेलिफा ते है ते तख्ती वाले लिखे हाथी, शाबाश शाबाश शाबाश, और यार जल्दी कर, है कोई भी लगा है हाथी वाली है, कोई भी लिख लो, है वो वाली डंडी क्या बोलते हैं उसको, है हुक्के वाली नहीं, जल्दी टाइम जाया ना करे, जल्दी का जुम्मा है आज। हाथी और छोटा सा साथ में हाथी भी बनाइए, इसके आगे छोटा सा, छोटा बना, कोई नहीं कोई हल्का सा शुभा सा हो कि हाथी जैसी शक्ल है, हाथी एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, शुभा सा। तो जो आपने हेलिफा थे छोटी है थी हाथी लिखा है ना, ये है इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। इम्पैक्ट सिर्फ बताना है कि हाथी आएगा, और ड्राफ्ट का मतलब क्या है, हाथी बना के दिखाना है, समझ रहे। इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट में और ड्राफ्ट में ये फर्क है। चले अब आगे चले, ड्राफ्ट एंड ओपिनियन पैराग्राफ कह रहा मेरे हाथी बना के दिखाओ। तो अच्छा इसमें भी देखें मसला है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप केस स्टडी की रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हो ना तो इन चीज़ों को वैल्यूएट करें। रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा अहम होती है किसी भी क्वेश्चन में।
ड्राफ्ट एंड ओपिनियन पैराग्राफ, ये हमें पता है कि जब कभी ओपिनियन पैराग्राफ होगा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ उसका इंटेग्रल पार्ट होता है, इंटेग्रल पार्ट होता है। तो जब कभी ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करने को मांगेगा ना, आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मुझे बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ भी ड्राफ्ट करना है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, वैसे तो असूली तौर पर उसे बताना चाहिए, जब वो कहे ना ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, तो उसे बताना चाहिए कि बेसिस ओपिनियन रिक्वायर्ड है कि नहीं। या आप कहे बेसिस ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, बताना चाहिए ओपिनियन पैराग्राफ रिक्वायर्ड है कि नहीं। लेकिन अगर वो नहीं करता तो टू बी ऑन सेफ साइड, सेम कंसेप्ट, क्या करना है, दोनों पैराग्राफ ड्राफ्ट करें। लेकिन अगर रिस्क लेना, मतलब अगर थोड़ा सा टाइम कम हो, तो फिर जो उसने बोला है ना ओपिनियन पैराग्राफ, तो सिर्फ ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करें। लेकिन कुछ बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन में उसने बोला था क्वालिफिकेशन पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन भी आ गया, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड भी लिख दिया। क्लियर हुआ ये? तो ये बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट एम्बिगुअस होती है, नहीं पता चलता कि हमारे आगे से दोनों चीज़ें लिखनी है क्योंकि एक, तो इसमें सेफर अजम्पशन क्या होती है, दोनों चीज़ें लिखे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो जो दोनों में से मोस्ट प्रोबेबल है या मोस्ट ऑब्वियस है वो एक लिखेंगे। डन। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया क्लियरली, ये अच्छी प्रेजेंटेशन, इसी तरह की प्रेजेंटेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, वो इधर भी दे दिया करें कि बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने सिर्फ ओपिनियन पैराग्राफ लिखना है। याद है ओपिनियन पैराग्राफ? क्लास में किसी को याद है? हो ही नहीं सकता याद हो, किसी क्लास में किसी स्टूडेंट को नहीं याद ओपिनियन पैराग्राफ। ये ऐसे ना कहेगा इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सर draft and opinion paragraph to be included in the audit report of BL in accordance with the requirements of international standards of auditing, assuming that matter in first above is not dealt with in accordance with the requirements of IFRS। कह रहे पहले वाले केस में मुझे बना के दो, दूसरे वाले में ना बना के देना, और पहले वाले केस में भी मुझे अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं चाहिए। कौन सा? इफ इशू इज नॉट डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS, यानी क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहा है। और अगर इफेक्ट परवेसिव हुआ तो डिवर्स ओपिनियन की तरफ जा रहा होगा। रिक्वायरमेंट समझ आ गई आपको? चलिए, कह रहा है यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन बेलुगा लिमिटेड BL फॉर द ईयर एंडेड 31st August 2019। द फॉलोइंग इश्यूज हैव ब्रॉट टू योर नोटिस बाय योर ऑडिट टीम। BL हैज पेंडिंग टैक्स लिटिगेशन। पेंडिंग टैक्स लिटिगेशन को अंडरलाइन कर लें। इससे हमें अंदाजा हो गया कौन सा एरिया पूछा उसने, लिटिगेशन का। और लिटिगेशन में टैक्स के ऊपर कमेंट करना है हमने। In which tax department has raised demand of ₹75 million. The matter has been challenged by BL and the decision in this respect is currently pending with appellate tribunal. BL's tax advisor is BL का is confident of positive outcome of this litigation. No provision has been made in this regard. However, it has been disclosed as contingency in the financial statement. ठीक है, तो अगर तो आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल नहीं है तो डिस्क्लोज करना ही बनता था। अब इसमें पहली चीज प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, किस एरिया से रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, टैक्स लिटिगेशन से। क्या हो सकते हैं बताइए। अब जजमेंट, कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, आगे ये भी बताना है किसको, टैक्स कंसल्टेंट को, उससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे। इंश्योर एस्टिमेट्स आर रीजनेबल, नहीं, इसमें कोई एस्टिमेट की बात नहीं होती। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, ये स्टडी करेंगे किस लिए, हाँ, ताकि पता चले मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। और आफ्टर द ईयर आउटकम ऑफ द केस वैल्यूएट करेंगे, शाबाश। और प्रेसिडेंट देखेंगे प्रीवियस ईयर कि इस तरह के केसेस में मूवी तौर पे क्या फैसला होता है। और कॉरेस्पॉन्डेंस विद टैक्स अथॉरिटीज देखेंगे, ये शाबाश, ये भी अच्छा प्रोसीजर है कि उन्होंने किस बेस के ऊपर क्लेम पैसे मांगे हैं। केस के सारे डॉक्यूमेंट्स वो कॉरेस्पॉन्डेंस में ही आ गए। क्या अपने टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट करने की कंसल्ट करना, डिस्कस करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। और इंश्योर करना है कि डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट हो, कंप्लीट हो। ये सारे प्रोसीजर आप लिख सकते हैं इसमें।
क्लियर, रेलिवेंट है सारे। फिर जी जी ये जो रिव्यू बोर्ड ऑफ मीटिंग्स है ये तो सर अनडिस्क्लोज में नहीं आएगा? नहीं, रिव्यू देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर हो ना, मसला, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिस्कस होता है, उसके मिनट्स को हमें देखना चाहिए, उससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और पता चलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं, इस इशू को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है इसकी, या कि इसको कोर्ट के अंदर अब मजीद चलाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाता है, क्योंकि बाज़ बात ऐसे होता है कि वो ऑडिटर को शायद वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना दी हो, लेकिन डायरेक्टर को तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ना, डायरेक्टर ने तो फैसला करना है। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स में हमें कंप्लीट इशू को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। आइंदा भी कोई भी इशू हो ना अगर, उसमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये अक्सर प्रोसीजर में आएगा। अच्छा, ये तो गया प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। फिर इसके बाद उसने क्या पूछा था, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब इम्पैक्ट, अब अमाउंट है 75 मिलियन। अगर आप नीचे देखें, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2009 शोन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹500 मिलियन, नेट एसेट्स ₹1400 मिलियन। किस लिए दिए ये फिगर्स? मटेरियलिटी कैलकुलेट। तो मटेरियलिटी के लिए प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, नेट एसेट्स को। ये चूंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड एंट्री है तो प्रॉफिट को यूज। तो अब कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि क्या ये मटेरियल है? मटेरियल है। तो अब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, अगर तो इशू रिजॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन में चूंकि क्लियर नहीं है कि किस केस में बताना है, अगर इशू रिजॉल्व हो गया अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन एम्फसिस ऑफ मैटर या की ऑर्डर्ड मैटर, ठीक है, एम्फसिस मैटर ठीक है। मैंने आपको बताया कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें वो ओवरलैप करते हैं। लिटिगेशन का केस है, लीगल केस है, एम्फसिस ऑफ मैटर मेरा भी ओपिनियन नहीं है, लेकिन की ऑर्डर्ड मैटर जो स्टूडेंट्स लिखेंगे वो भी ठीक होगा। फिर इसके बाद अगर इस इशू को सही तरीके से अकाउंट फॉर डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर क्या लिखेंगे? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर रेफरेंस ऑफ की ऑर्डर मैटर। ठीक है, की ऑर्डर मैटर के रेफरेंस की बात की जाएगी। यानी इसका क्या मतलब है जब हम ये कहते हैं कि मैटर शैल बी रेफर्ड इन की ऑर्डर, लाइन याद करवाइए ना आपको, क्वालिफाइड ओपिनियन इज बाय नेचर देयरफॉर रेफरेंस टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन शैल बी इंक्लूडेड इन की ऑर्डर। यानी की ऑर्डर मैटर में लिखा जाएगा कि ये नीचे जो हम बता रहे हैं ये तो की ऑर्डर मैटर है ही है, जिस मैटर के ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ना वो भी की ऑर्डर मैटर है, लेकिन उसका सिर्फ रेफरेंस देते हैं की ऑर्डर मैटर में, उस मैटर को डिस्क्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पहले डिस्क्राइब हुआ। ये क्लियर हुआ किस तरीके से आपने इवैल्यूएट करना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। आगे चलते हैं, सेकंड केस ऑन 20 दिसंबर 2019। अच्छा, ये अब देखें ईयर एंड के बाद है, ये 20 सितंबर ईयर एंड के बाद है। वन ऑफ द वेयर हाउस ऑफ BL caught fire destroying entire inventory, furniture, fixture and equipment. Book value of the destroyed assets at the time of fire were rupees 100 million. BL has lodged a claim with the insurance company. जी, अब जरा बताइए, सबसे पहली चीज, फायर आफ्टर द ईयर एंड एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन? डिस्क्लोजर आना चाहिए। प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, मुझे प्रोसीजर बताइए पहले इसके। एग्रीमेंट किसका पढ़ेंगे? इंश्योरेंस एग्रीमेंट, ठीक है, ताकि पता चले ये इवेंट कवर होता है कि नहीं उसमें। एक प्रोसीजर करेक्ट। और कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे किसके साथ? इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ, कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। करेक्ट। दो, फिजिकल इंस्पेक्ट करेंगे लोकेशन, किस लिए? ताकि पता चले कितनी इन्वेंट्री जली, एक्चुअल लॉस हुआ भी है कि नहीं। जी, हाँ, तो देखेंगे ना इंटायर। बाजू का ऐसा भी होता है कि आग लगती है तो चीजें थोड़ी होती हैं और बाद में वो कहते हैं कि सारा कुछ जल गया। ठीक है, ये बैंक में जब डकैती होती है उसमें भी यही होता है, डाकू बेचारे 10 मिलियन लेके जाते हैं, मैनेजर कहता है 25 मिलियन गया, 15 मिलियन उससे बैठे बैठे। तो हो सकता है आग लगी हो, 10 मिलियन के एसेट जले और वो के बाकी घर ले जाएं, सर सारा कुछ जल गया। तो हमें देखना चाहिए वहां पे। बाजू का इवन आपको शायद हैरानगी होगी, एक कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिखा कि हमारे पास 500 मिलियन की इन्वेंट्री है। फिगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 500 मिलियन की इन्वेंट्री है। उस इन्वेंट्री की नेचर समझिए ऐसा था कि जैसे कंप्यूटर्स हो।
ऑडिटर ने एनालिटिकल प्रोसीजर एक अजीब सा परफॉर्म किया और इसको आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे? उसने देखा सर ये वेयर हाउस किधर है आपका, उन्होंने कहा जी ये वेयर हाउस है। वेयर हाउस में जाए बगैर उसने डिटेक्ट कर लिया इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है। वेयर हाउस का एरिया देखा, प्रोडक्ट का साइज कितना है वो देखा, और कैलकुलेट किया इस एरिया में कितनी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। उसने कहा भाईजान ये तो उतना एरिया साइज नहीं है, आप बिल्कुल 1 इंच की स्पेस खाली ना छोड़ें, फिर भी 500 मिलियन 300 मिलियन का स्टॉक आता है, ये बाकी कहाँ पे गया? तो डिटेक्ट कर लिया। एक और मुझे केस याद आ गया एयरलाइन इंडस्ट्री का। एयरलाइन ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, वहां पे भी देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिक लेवल के आपको सिखाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करना है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। वहां पे ऑडिटर ने क्या किया, उसने कहा सिंपल ये क्वेश्चन पूछा सर आपकी टोटल फ्लाइट्स कितनी हैं, नेशनल या इंटरनेशनल जो भी होगी। उन्होंने फ्लाइट बताया, उन्होंने कहा एक जहाज़ जो है आपका उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसने कहा इतने पैसेंजर की कैपेसिटी है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक डेस्टिनेशन हो तो उसका कितना आप चार्ज करते हैं, उसने बताया फेयर इतना है। कैलकुलेशन करके उसने कहा सर इन फिगर्स के मुताबिक आपका रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कि अगर आपके जहाज़ में एक सीट के ऊपर 2-2 लोग भी बैठे हो ना इतना रेवेन्यू फिर भी पूरा नहीं होता। छोटे छोटे देखिए सिंपल कॉमन सेंस के एनालिटिकल प्रोसीजर हैं, लेकिन बड़े बड़े मिस स्टेटमेंट को बाज़ औक़ात आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं हालांकि सारा कुछ चल गया लेकिन भाई का प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है, इसके बावजूद वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे, पता चले ये तो नहीं, उधर जगह ही 100 मिलियन इन्वेंट्री रखने की है और वहाँ पे 390 मिलियन 400 मिलियन की इन्वेंट्री कह रहे ज़ाया हो गई। तो इंस्पेक्शन करनी चाहिए, उस इवेंट के बारे में पता चले। और क्या हमें हाँ सब्सिक्वेंट सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ ठीक है, क्या हमें ये जो डिस्ट्रॉय हुआ है मैंने ये देखा आप फोकस कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी रिसीवेबल से, ये बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर करना है, लेकिन ये जो ऐसा डिस्ट्रॉय हुए हैं क्या इनसे रिलेटेड भी कोई प्रोसीजर हो सकते हैं? क्या वे देखा जाएगा फिक्स एसेट्स को क्या बुक से निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया, उनकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है बुक से रिमूव हो जानी चाहिए, ऐसा ही है ना, उस एसेट को भी रिमूव हो जाना चाहिए। तो जिस तरह जब हम एसेट को बाय करते हैं तो हमारा प्रोसीजर होता है इवैल्यूएट करना है फिक्स एसेट रजिस्टर में इंक्लूड हो गया कि नहीं, ये था ना प्रोसीजर। उसी तरह जब डिस्पोज करते हैं तो बुक से रिमूव भी हो जाना चाहिए। क्लियर? तो इसमें 2 इशू, पहले वाले पार्ट में सिर्फ एक ही इशू था टैक्स लिटिगेशन वाला, लेकिन सेकंड वाले में 2 इश्यूज। कौन कौन से? रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस और दूसरा कौन सा, वो एसेट्स की रिमूवल, एसेट्स की डिस्ट्रक्शन और रिमूवल। ये समझ आ गया? चल जी जी सर अभी हमें पता तो नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिलेगा, तो हम लोग सारा का सारा लॉस कर देंगे या कुछ रिसीवेबल बुक? अब देखिए अभी हमें पता नहीं है कितना क्लेम रिसीव होगा। IAS 37 कहता है कि आपने जब एक्सपेंस हो ना तो जब प्रोबेबल और मेजरेबल हो तो रिकॉर्ड कर दें, लेकिन इनकम हो तो जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो आपने उसे रिकॉर्ड नहीं करना। ये वर्चुअली सर्टन नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसी वजह से इसे रिसीवेबल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक इंश्योरेंस कंपनी एडमिट ना कर ले। वर्चुअली सर्टन तब होता है जब इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करती है, तो ये सारे का सारा लॉस होगा और ये बुक होगा, ये शो करवाया जाएगा डिस्क्लोजर के तौर पे। हाँ अगर रिकवर हो जाए बाद में अगले साल अदर इनकम में जाएगा। जी क्या ये भी इंक्वायर कर सकते हैं हम कि फायर किस वजह से लगी? देखिए ये इंश्योरेंस कंपनी वालों का काम है, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी कि क्या जानबूझ के लगाएगी या जाने में लगाएगी, ये इंश्योरेंस कंपनी वाले खुद करेंगे, हमें ये इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये देखना है इंश्योरेंस कंपनी वाले अपने क्लेम के डिसीजन पे पहुंच गए कि नहीं। जैसे जब लीगल केस होते हैं ना, हम उसमें ये नहीं देखते जज ने फैसला ठीक किया कि गलत किया, हम ये देखते हैं जज ने फैसला क्या किया है उसके मुताबिक हमने काउंटिंग या डिस्क्लोजर करना। हाँ बिल्कुल, एसेट की बुक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई हो सही और फिर रिमूव हुई हो। नेक्स्ट बी पार्ट भी क्लियर हो गया आपको? क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कर लेंगे कि मुझे पूरा यकीन नहीं कर कितने स्टूडेंट्स ने किया ये पार्ट बी रिटन फॉर्म में? ये 7-8 स्टूडेंट। और हाइब्रिड क्लास में जरा हाथ उठाइए, कितने स्टूडेंट ने किया है हाइब्रिड क्लास में भी? देखा हाथ उठाइए। हाइब्रिड क्लास में 1 2 3 4 स्टूडेंट्स। ये हाल है आपका। ईद का टाइम
क्वेश्चन 15 अगेन आपका सारा फोकस होगा प्रोसीजर्स के ऊपर। शायद मैंने आपसे बड़ा डिसीजन करवाना है, इशू सही आइडेंटिफाई, रिक्वायरमेंट को समझ पाए हैं कि नहीं और इशू सही आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि नहीं। रिक्वायरमेंट, डिस्कस हाउ यू वुड डील विद ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। हाउ यू वुड डील को अंडरलाइन कर लें। हाउ यू वुड डील, या बात कहता है कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इसका मतलब भी तकरीबन यही होता है कि आपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर बताने हैं जी। हाउ, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब है असल में हाउ यू वुड डील, ये एक इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन लिख लें। हाउ यू वुड डील स्लैश व्हाट शैल बी कोर्स ऑफ एक्शन। हाउ यू वुड डील, नहीं लिखना ही नहीं आता। हाउ यू वुड डील, ये लिखा हो या लिखा हो व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। डील का लफ्ज अहम है, डील ये मैं सही तरह लिख देता हूं, वैसे ऐसा नहीं लिख सकता मैं, और कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब होता है, गौर से सुन ले भाई, भूलना जाए मुझे बात, ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट दोनों बताने हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट दोनों बताने, ये शायद मैं चैप्टर 4 में आपको बताया था मुझे लग रहा। हाउ यू, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने सिर्फ प्रोसीजर पूछे थे, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट अलग पूछा था, क्लियर हो गया था। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, हाउ यू वुड डील विद ईच ऑफ द अबव। अच्छा यहां पे भी गुड न्यूज, उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट अलग से पूछ लिया, लेकिन अगर ना भी पूछा ना, याद रखे हाउ यू वुड डील में इम्प्लिसिट है, इम्प्लॉयड है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा फिर उसने हमें क्लैरिफाई कर दिया, जो अमूमी तौर पे करता नहीं होता, वैसे यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं थी। कह रहा ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड। ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट ओपिनियन यानी कह रहा है मुझे सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता दो, उसे ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं। हमने कहा ठीक है, ना भी कहते तो हम यही करते, क्योंकि इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट का मतलब यही होता है, ठीक। लेकिन उसने क्लैरिफाई कर दिया, बड़ी मेहरबानी उसकी। समझ आ गया क्या, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी और प्रोसीजर्स भी दोनों लिखने हैं, दो हेडिंग होगी। पहला केस कह रहा आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एटीएल हैज रिकॉग्नाइज्ड एन इंटेंजिबल एसेट। यू आर द ऑडिट पार्टनर बीएलसी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन। पहला आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज रिकॉग्नाइज्ड को अंडरलाइन करें, an intangible asset of rupees 100 million in respect of development cost, development cost को अंडरलाइन करें, relating to software in which ATL expects to market in future। किस एरिया की तरफ लेके गया, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में भी किसके तरफ, डेवलपमेंट कॉस्ट की तरफ। और डेवलपमेंट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर रिकॉग्नाइज हुई है कि पिछले सालों में रिकॉग्नाइज हो चुकी थी, ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब है डेवलपमेंट कॉस्ट के जो इनकर हुई है कॉस्ट, उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर भी लिखने हैं, जो डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड हुई है। लेकिन आगे मजीद बता रहा है क्या, मार्केट रिसर्च कंडक्टेड बाय एटीएल इंडिकेट्स ए प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर सच सॉफ्टवेयर। तो अच्छा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। However, the expected cost required to complete the software has increased significantly and ATL require further rupees 50 million to complete the project। मजीद 50 million चाहिए, कॉस्ट बढ़ गई है। Since ATL has already utilized its existing credit limit on other project, it is facing difficulty in raising finance for the above software। प्रॉफिट है 270 million। पहला बताइए प्रॉफिट क्यों दिया उसने, रियलिटी कैलकुलेट करने के लिए, ताकि देखने मटेरियल सिग्निफिकेंट है। एक नंबर तो हमें चले इसका मिल गया। दूसरा मुझे बताइए इसमें एक इशू है कि दो इशू? एक इशू तो है कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हुई है ना, उसकी वेरिफिकेशन।
मटेरियल इनवाइसेस के साथ, लेबर टाइम शीट के साथ। दूसरा, क्राइटेरिया पे डाउट क्रिएट हो गया, मजीद फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर फाइनेंस मजीद अवेलेबल नहीं है, प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ेगा, जीरो। ऐसा ही है। हमारे प्रोसीजर अब किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे होंगे? क्या क्लाइंट 550 मिलियन फर्दर अरेंज कर पाएगा कि नहीं? ये प्रोसीजर हमने बताने हैं। दो प्रोसीजर, एक डेवलपमेंट कॉस्ट जितना कैपिटलाइज किया वो ठीक किया कि नहीं, उसकी वेरिफिकेशन के, एक्सपेंडिचर की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर, और दूसरा 50 मिलियन अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि अगर अरेंज कर पाए तो फिर क्राइटेरिया मीट होगा, कैपिटलाइज करते रहे, और अगर नहीं कर पाए तो एक्सपेंस। अब बताइए कैसे आप कंफर्म करेंगे 50 मिलियन है कि नहीं? मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे क्या प्लान है, कोई अल्टरनेट सोर्स है। जो अल्टरनेट सोर्स हुआ, जैसे किसी बैंक के साथ हो सकता है कि निगोशिएशन हो रही हो, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे, या अगर किसी शेयर होल्डर ने कमिट किया मैं शेयर खरीद लेता हूँ, उसकी कमिटमेंट देखेंगे, उसने रिटर्न फॉर्म में कमिटमेंट दिया कि नहीं। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करेंगे। किस लिए? पर्पस भी लिखे। देखिए, हर एरिया में आपने सिर्फ ये नहीं लिखना मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करना है, पर्पस लिखना है कि डायरेक्टर का आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अल्टरनेट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये कंप्लीट हुआ प्रोसीजर। ठीक है जी। इसके बाद अगर कोई लोन एग्रीमेंट हुआ है या निगोशिएशन चल रही है, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेंगे। अगर प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद पता चलता है कि अरेंजमेंट हो गई, फिर क्या करें? फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन और की ऑर्डर मैटर, ऐसा ही है ना, इसके ऊपर की ऑर्डर मैटर आना चाहिए ना। सेल्फ कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट किया है, और अगर पता चले कि फाइनेंस अरेंज नहीं कर सकते तो फिर इसको राइट ऑफ करना चाहिए। राइट ऑफ नहीं करते तो मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, की ऑर्डर मैटर रेफरेंस। भाई बात समझ आई? इस केस स्टडी में कितने इश्यूज हैं? कौन कौन से? रिकॉग्निशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट और फाइनेंस इशू, जिसकी वजह से उसका क्राइटेरिया पे डाउट क्रिएट हो रहा है। हमें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा। एक्सपेंडिचर। अच्छा, सेकंड, आप प्रोसीजर, आप दो इश्यूज है ना, दोनों के 3-3 लिख दे, मोर देन इनफ है प्रोसीजर। 3 का आपने कम मिनिमम क्राइटेरिया रखना है। RL is involved in the manufacture and supply of beverages through Pakistan through its plants situated in Lahore. During the year, a fire occurred at RL's plant due to which, during the year, after the year नहीं, पिछली आग फायर after the year थी, वो नॉन एडजस्टिंग ईयर, due to which a significant portion of the plant has been destroyed. एक ही प्लांट था क्या मल्टीपल प्लांट थे? एक ही प्लांट था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या क्या? रिकॉर्डेड इंश्योरेंस क्लेम अमाउंटेड टू ₹400 million. The written down value of the plant at time of fire was 390 million. RL is negotiating the purchase of another plant and order is expected to be placed soon after receiving the insurance claim. RL's draft financial statement show profit before tax of ₹300. ये क्यों बताया? मटेरियलिटी के लिए। इसमें कितने इश्यूज हैं? इंश्योरेंस वाला तो आ गया, इंश्योरेंस रिसीवेबल वाला। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू इस प्लांट की डिस्पोजल का है कि क्या इसको राइट ऑफ कर दिया गया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखे थे। ठीक है जी। एक तीसरा इशू भी रेलिवेंट हो सकता है, गोइंग कंसर्न। एक ही प्लांट है, वही डिस्ट्रॉय हो गया। अगर इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता, गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। तो आप गोइंग कंसर्न का भी लिख सकते हैं। इसमें 3 इश्यूज। क्लियर? तो ये आपने इवेल्युएट करना है क्वेश्चन के अंदर कितने प्रोसीजर इंश्योरेंस वाले लिख देंगे ना, फिक्स एसेट का भी लिख देंगे। ये तकरीबन वही प्रोसीजर जो हम पिछले क्वेश्चन में हमने किए हैं।
फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ड्यूरिंग द ईयर इवेंट अगर हुआ है, वो आफ्टर द ईयर हुआ था। उसको हमने सिर्फ कहा था डिस्क्लोज करना है, इसको हम कहेंगे कि जी इसका डिस्पोजल को रिकॉर्ड भी किया जाए। क्लियर? चलिए, गोइंग कंसर्न इस वजह, देखिए अगर तो मल्टीपल प्लांट्स होते हैं, मल्टीपल फैक्ट्रीज होती है, एक बंद हो जाए, एक प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर गोइंग कंसर्न का इशू नहीं आता। लेकिन अगर एक ही प्लांट हो, एक ही फैक्ट्री हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर गोइंग कंसर्न का इशू आता है। तो आपने देखें असाइनमेंट को पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उसके प्रोसीजर लिखने हैं। इश्यूज आइडेंटिफिकेशन में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, वो स्वेयर है। प्रोसीजर में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, 50-60% भी आपके प्रोसीजर मैच कर गए तो आप सेफ साइड पे हैं, उसमें मार्जिन ऑफ एरर है। इश्यूज आइडेंटिफाई करने में कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। वो पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने क्लास में पूछनी है, प्रोसीजर आगे पीछे हो वो इग्नोर भी कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करना चाहिए, कर सकते हैं। कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।